हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज फिर से एक नया चैप्टर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है लाइट। लाइट इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए इस चैप्टर को एक एक पॉइंट बड़ी ही ध्यान से देखिएगा और बड़ी ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी तक ये इम्पॉर्टेंट वीडियो, इम्पॉर्टेंट नोट्स पहुंच पाए। और आप कापी और कलम उठा लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिए। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लाइट होता क्या है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि लाइट क्या है। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। विदाउट लाइट कैन नॉट पॉसिबल सी एनी ऑब्जेक्ट। बिना लाइट के आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हो। ठीक है। When the light fall on object, it reflect the light, and when the reflected light reach our eyes, then we see the object. जैसे कि हम जानते हैं कि कोई लाइट जब किसी सतह पर गिरती है, गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आती है, तब हम किसी चीज को देख पाते हैं। अब देखेंगे कि कॉमन फिनोमिना क्या है लाइट का। तो हम जानते हैं जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सैंडो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये सब क्या है, कॉमन फिनोमिना है। ज़रा एक चीज़ और समझते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल लाइट क्या होती है। ऑलरेडी आप जानते होंगे। नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं? सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, दिस इज राइट, ओके, जुगनू हो गए। और फिनोमिना जो आर्टिफिशियल लाइटें हैं, जैसे कि आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हो, जिस कमरे में बैठे हो, वहाँ की जो लाइटें हैं, डेफिनेटली वो किसी न किसी के द्वारा बनाई गई है। तो वो नेचर नहीं है, आर्टिफिशियल है। अब हम ज़रा देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, यानी प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। When the light fall on the surface, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of the light. जब प्रकाश एक सतह पर गिरता है तो अधिकांश प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई लाइट है, वो सीधे किसी एक सतह पर गिर रही है। पहले तो एक बात याद रखिएगा, ये चाहे प्लेन सरफेस हो या रफ सरफेस हो, लाइट कहीं भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। ठीक है। तो कोई अगर इंसिडेंट रे, कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरती है, गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ चली जाती है? बिल्कुल सीधे ऊपर चली जाती है। ठीक है। और बीच में एक बनता है अभिलंब। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो उधर से रे आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे ऐसे टकरा के ऊपर जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। जिसको इंसिडेंट रे को हम लोग एंगल आई से, और रिफ्लेक्टेड लोग रे को एंगल आर से डिनोट करते हैं। बीच में एक निकलता है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा फिगर बना के दिखा दिया आपको कि इंसिडेंट रे आती है तो दो जब एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे जब जाती है उसको हम परावर्तित किरण बोलते हैं, और वहाँ पर बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। और याद रखिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियम में क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई बराबर एंगल आर होता है।
यानी कि एंगल आई और एंगल आर दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आइए देखते हैं इधर इधर ध्यान से। तो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल इन लाइन सेम प्लेन, ये सारे जो काम होते हैं ना, इंसिडेंट इंसिडेंट रे का आना, रिफ्लेक्ट होके जाना, नॉर्मल का बनना, सब एक ही सतह के ऊपर होते हैं। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि एंगल आई अगर 50 है तो एंगल आर भी 50 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि अगर कोई लाइट रे सीधी आती है, सीधे ऊपर से आती है, ठीक है, तो उस स्थिति में एंगल आई और एंगल आर क्या बनते हैं। तो डेफिनेटली अगर लाइट एकदम बिल्कुल सीधी सतह पे पड़ रही है तो वहां पर कोई भी एंगल बनना पॉसिबल नहीं है, यानी कि वहां पर एंगल आई भी 0 थीटा होगा, 0 डिग्री होगा, और एंगल आर भी 0 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो नोट बना के इसको लिख लीजिए कि अगर सरफेस के लंबवत यानी परपेंडिकुलर कोई प्रकाश किरण आई तो वह उसी मार्ग में लौट जाती है, कोई भी एंगल का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसी में एक टॉपिक आती है एंगल ऑफ डिविजन्स, यानी कि विचलन कोण। साइन देख लीजिए, डेफिनेशंस क्या बोलता है इसका। विचलन कोण यानी कि वह कोण जिससे आपतित किरण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने वास्तविक जाना कहाँ पर है और थोड़ी सी उससे कर्व यानी कि थोड़ी सी अलग चली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिविजन्स बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, द एंगल बाय विच द इंसिडेंट रे इज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इट्स एक्चुअल पाथ। जिस पाथ के ऊपर उसको जाना चाहिए वहां से वो डिफ्लेक्ट होके अपना रास्ता बदल लेती है, उसको हम एंगल ऑफ डिविजन्स बोलते हैं। देखिए याद रखिएगा कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल ऑफ डिविजन्स इक्वल टू 180 डिग्री बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर इमेज यानी कि प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो जब परावर्तित किरणें वास्तविक में जहां भी मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब परावर्तित किरणें वास्तव में मिलती हैं उसको हम बोलते हैं मीट एक्चुअल पाथ, यानी कि उनका बोलते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब क्या होती है, from when reflected ray do not meet actual path appear to the meet by the accepting them। जैसे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जब परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती है लेकिन उन्हें पीछे की ओर बढ़ने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देखिए ये सारी बातें जो मैंने इमेज के बारे में बताई, हो सकता है आपको समझ में ना आए तो उसकी बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। आगे जब हम इमेज बनाएंगे तो मैं समझा दूंगा कि आपको रियल इमेज होता क्या है और वर्चुअल इमेज होता क्या है और इमेज असल में बनता कैसे है। ये सारी बातें मैं आपको अपने इस सारे वीडियो में समझा दूंगा, तो उसका बिल्कुल फिक्र मत रखिएगा कि आपने को ये टॉपिक थोड़ी सी भी प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर हम देखते हैं मिरर के बारे में, यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण। ठीक है, तो असल में मिरर होता कितने बनाया गया है, तो मिरर जो होता है वो टाइप्स ऑफ मिरर जो होता है, दर्पण के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को हिंदी में समतल दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर को हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं। 2 तरह का स्फेरिकल मिरर होता है, 2 पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर का। एक होता है कॉनकेव जिसको अवतल दर्पण बोलते हैं, और एक होता है कॉन्वेक्स जिसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्फेरिकल मिरर समझने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर प्लेन मिरर पर जो इमेज बनती कैसे है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो देखते हैं कि एक इमेज एक प्लेन मिरर पे
कैसे बनती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इधर लेफ्ट के साइड में खड़ा है, तो कोई अगर दो किरणें वहां पर टकराएंगी मिरर के पास, सीधी मिरर है, ठीक है, यानी कि प्लेन मिरर है, तो एक किरण टकरा रही है वहां पर जो रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है, जिसको हम एंगल आई बोल रहे हैं, ठीक है। फिर टकराई और वापस फिर नीचे टकराई ऑब्जेक्ट की और टकरा के वापस चली गई। ये कहाँ मिल रही है? ये मिल रही है दर्पण के पीछे, वहां पर इमेज बना रही है, ठीक है। तो जरा समझते हैं कि जब प्लेन मिरर पे इमेज बनता है तो क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो बात याद रखिएगा कि इमेज इज इरेक्ट। इमेज क्या होता है? सीधा बनता है, जैसे आप खड़े हो वैसे ही बनेगा, सीधा। इमेज इज ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट रहेगा, जितने साइज का, उतने साइज के उसके अंदर इमेज भी बनता है, मिरर के अंदर। प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बिल्कुल क्या होता है? समान होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए आप शीशे के 2 फीट आगे खड़े हैं, तो आपका जो इमेज है वो शीशे के अंदर 2 फीट के अंदर ही बन रहा है, यानी जितने आप दूरी पे हो उतनी दूरी पे ही आपका इमेज भी अंदर बनता है, ठीक है। तो एक्चुअल में आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आओ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर प्लेन मिरर को और भी डिटेल में समझा दें, ठीक है। एक्चुअली में ये जो प्लेन मिरर है इसके बारे में आपकी 10th के सिलेबस में बुक में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, अगर टाइप्स ऑफ मिरर है तो इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। तो चलिए अब समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ भी दी गई है प्लेन मिरर के बारे में। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। मैंने जैसे बताया आपको कि वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के दोनों क्या होगी? समान होगी, जितना बाहर उतना ही अंदर। इमेज इज वर्चुअल एंड ए लेटरली इन्वर्टेड। इमेज जो होता है वो आभासी होता है और कैसा होता है? उल्टा होता है। इमेज कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। एक प्लेन मिरर की लंबाई जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूरी छवि देखना चाहता है, व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। जरा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझते हैं जरा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 फीट का है, तो अगर उसको अपनी पूरी बॉडी प्लेन मिरर में देखनी है तो कितने फीट का प्लेन मिरर का शीशा होना चाहिए लगभग? तो लगभग आपकी जो पूरी बॉडी 6 फीट के आदमी को अपनी पूरी बॉडी देखने के लिए लगभग 3 फीट का शीशा होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि हाइट के आधा शीशा होना बहुत जरूरी होता है। याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और देखेंगे। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा पर झुकते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ज्वाइंट करके उसको झुकाते हैं, तो उनके बीच पड़ी हुई किसी वस्तु की बीच दर्पण की छवि की संख्या इस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। अगर दो मान लीजिए समतल दर्पण आपस में मिले हुए हैं और कोण की तरफ झुके हुए हैं, तो अगर मैं उनकी बीच की दूरी निकालना चाहूँ तो हम n = 360/θ-1 का फॉर्मूला लगा के उसकी हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर जो हमारे बुक में दिया है, जैसे कि स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है कि स्फेरिकल मिरर इज ए कवर्ड मिरर विच इज द पार्ट ऑफ होल स्फेरिकल। गोलीय दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है जो खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। मान लीजिए कोई भी गोल होता है ना, गोल, उसको हम क्या बोलते हैं? कोई भी मिरर है जो गोल है उसे हम क्या बोल सकते हैं? गोलीय दर्पण बोल सकते हैं। याद रखिए क्या, ठीक है। चलिए जरा इसको और अच्छे से समझते हैं कि गोलीय दर्पण का, पहले तो याद रखिए गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। चलिए जरा और डिटेल में इसको समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब जरा देख लेते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे दिखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से कॉनकेव
और कॉन्वेक्स दिखाई देते हैं। पॉलिश्ड आउटर जो सरफेस होता है कॉनकेव का पॉलिश्ड होता है, ठीक है, और इनर सरफेस जो है उसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट होता है। और इधर देखिए कॉन्वेक्स में आउटर सरफेस रिफ्लेक्टेड पॉइंट होता है और इनर सरफेस पॉलिश्ड कहलाता है, ठीक है। टर्म यूज इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर, जरा ध्यान दीजिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों का जो सेंटर पॉइंट होता है वो बीच में ही होता है। डेफिनेटली हम जानते हैं कि जब गोला बनता है, अगर गोल है तो डेफिनेटली उसका सेंटर होगा ही होगा, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। वो चाहे अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो, दोनों में ही सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ऑफ विच द मिरर इज पार्ट ऑफ सी, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यह उस गोले का केंद्र होता है, दर्पण जिसका हिस्सा होता है। डेफिनेटली ये जो कर्व बना है ये किसी ना किसी गोले का पार्ट है, इसलिए हम सेंटर ऑफ कर्वेचर जरूर लेके चलेंगे ताकि हमें ये मालूम चले कि अगर कि कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों का सेंटर क्या होता है। तो दोनों का सेंटर बीच में ही होता है, मेरी बात याद रखिएगा। अब चलिए जरा बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए इसी में आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। इट इज रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। यह उस गोले का त्रिज्या है जिसका जो गोला है वो हिस्सा है। जैसे मान लीजिए रेडियस, जैसे सर्कल हम लोग पढ़ा होगा तो देखा होगा रेडियस क्या होता है, बिल्कुल उसी प्रकार इसका भी रेडियस होता है। जैसे अवतल दर्पण में देखिए सी से जो मिरर के टच हुई जो लाइन वो क्या कहलाएगी, इसकी ये तो सेंटर कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम उसी को हम बोल सकते हैं क्या, रेडियस भी बोल सकते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर एंड देन द, उसे हम रेडियस भी बोल सकते हैं। जरा ध्यान से देख लीजिए, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, दोनों में ही सेम रहेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी दोनों में रेडियस क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, ओके। इधर देखिए अब पोल क्या होता है। पोल तो जैसे कि हम जानते हैं जहां पर सी जो लाइन जो बीच से जा रही है, सी से होकर जो लाइन जा रही है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यहाँ जैसे कहने का मतलब है दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, यानी कि जो सीधी जो लाइन गई है ना, ठीक है, वो बीच वाली लाइन क्या बोलते हैं हम लोग, उस लाइन को बोलते हैं पोल। पोल का मतलब ध्रुव, ठीक है। द सेंटर ऑफ पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर इन वर्टेक्स इज कॉल्ड द पोल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पोल बोलते हैं, जो सीधी जो लाइन जाती है उसको, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द पोल। कह रहा है कि यह एक ऐसी रेखा जो मुख्य अक्ष को काटती है, यानी कि सेंटर को काट के, ठीक है, वक्रता केंद्र की और ध्रुव की से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा है। अब देखिए सीधी रेखा तो है, लेकिन याद रखिएगा वो आगे से आएगी और सेंटर को काटते हुए पोल के होते हुए निकल जाएगी। तो पोल में और प्रिंसिपल एक्सिस में दोनों में समझिएगा अंतर। पोल जो होता है वो जो शीशा होता है, शीशे के जो बीच वाले पॉइंट होता है ना, उसको बोलते हैं जहाँ पर मिरर है। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, कॉनकेव में कॉन्वेक्स में जहाँ पर मिरर है वहाँ पर पोल कहाँ पर देखिए, ठीक है। और सेंटर पर ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो सेंटर को काटते हुए पोल से होते हुए सीधी आगे निकल जाएगी जो लाइन, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। याद रखिएगा मेरी बात। हाँ तो कह सकते हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष बोलते हैं। चलिए जरा और समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। जरा प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया, अब जरा समझते हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो प्रिंसिपल फोकस का मतलब होता है मुख्य फोकस, यानी कि ध्यान से देखिए जहां पर इमेज बनती है। इन अ कॉनकेव मिरर रे ऑफ लाइट
parallel to the principal axis after reflection meet a point on the principal axis is called the principal focus. यहाँ पर जो प्रिंसिपल की थोड़ी स्पेलिंग गलती हो गई है, तो जरा आप मैनेज कर लीजिएगा, ऊपर जो प्रिंसिपल की स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन सा है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जो सीधी वाली है, ठीक है। प्रकाश की किरण है परावर्तन के बाद जब रिफ्लेक्ट हो जाती है और जिस अक्ष पे मिलती है ना, मतलब रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे वो मिल रही है ना, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। जरा फिगर में समझते हैं, जैसे वो एक ऊपर से लाइट गई, एक नीचे से गई, दोनों टकराई, रिफ्लेक्ट होके एक दूसरे को काटी, और जहां पे मिल रही है ना, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पे देखिए जहां मिल रही है ना, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और यहीं पर हमारा इमेज बनता है, जानेंगे अपने नेक्स्ट जो आने वाली टॉपिक है उन सब में, ठीक है। जरा समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। चलिए, अभी हम आपको एक एक चीज बता रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव होते हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अभी हम लोग इमेज नहीं बना रहे हैं, इमेज बनाएंगे तो और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देख लीजिए जरा, फोकल लेंथ किसे बोलते हैं? तो फोकल लेंथ यानी कि फोकल दूरी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। एफ इज spherical mirror. The radius of curvature r is a twins of the focal length of f. यानी कि क्या हो रहा है कि यह पोल यानी p और मुख्य फोकस यानी कि f के बीच की दूरी है, ठीक है, जिसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। यह गोलाकार दर्पण में वक्रता त्रिज्या के r को फोकल लेंथ f से होकर गुजरती है। जरा ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर देखिए, जैसे f और p के बीच की जो दूरी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू r/2, ठीक है। चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, दोनों में आपका यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देयरफॉर फोकल लेंथ F इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। कह रहा कि फोकल लेंथ F यानी कि R की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है, ठीक है। आई होप आपने फोकल लेंथ समझ लिया होगा कि फोकल लेंथ असल में क्या होता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब जरा देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, जब इमेज बनता है तो क्या क्या चीज़ें होती है। तो इमेज का जो फॉर्मेशन करने से पहले जरा देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट है जिसको आप नोट करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट, इन अ कॉनकेव मिरर a ray of light parallel to the principal axis after reflection passing through the focus। कह रहा कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रकाश एक किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। आइए जरा समझते हैं फिगर में। अगर मान लीजिए कोई सीधी रेखा आ रही है और दर्पण से टकरा हो रही है, यानी कि पैरेलल कोई लाइन आ रही है, पैरेलल कोई किरण आ रही है और दर्पण से टकरा रही है, तो वो फोकस से होकर ही जाएगी, कंफर्म है, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि कोई अगर लाइन पैरेलल आती है और मिरर से टकराती है तो फोकस से होकर जाएगी, यानी कि एफ से होकर जाएगी, ओके। दूसरा पॉइंट, इन अ कॉन्वेक्स मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द स्फेरिकल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू द डेरिवेज फ्रॉम द फोकस। और उत्तल दर्पण में, अगर यही बात करें, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण प्रकाश का एक किरण परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो इसमें तो वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें पैरेलल और कोई किरण आएगी और टकरा के रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, ना कि एक्चुअल मिलती है, रियल में नहीं मिलती है, बट वही वर्चुअल में मिलती हुई हमें दिखाई देती है। कहाँ पर? एफ पर। यानी सिंपल सी बात है, अगर कहा जाए कि कोई भी अगर पैरेलल लाइन आती है तो फोकस से होकर ही जाएगी, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब जरा कुछ और पॉइंट है उसको भी ध्यान से देखेंगे। इन अ कॉनकेव मिरर आर रे लाइट पासिंग थ्रू द फोकल आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर यही बात किया जाए कि उत्तल दर्पण में बिंदु यानी फोकल बिंदु से गुजरती हुई एक किरण
कि किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर हम तो जब देख रहे थे कि पैरेलल आ रही थी तो फोकस से होकर जा रही थी। अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर आएगी और मिरर से टकराएगी तो क्या होगा? अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर आती है और मिरर पे टकराती है तो पैरेलल हो जाती है, यानी कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। ये बात याद रखिएगा। अगर उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की बात करें की ओर आती हुई एक प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी इसमें भी सेम होता है कि कोई भी अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, वो सीधी हो जाएगी, ठीक है, या सीधी होती हुई प्रतीत हो दिखाई देगी, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। अगर हम बात करते हैं कि सी से होकर जाने वाली कोई किरण है तो जब भी सी से होकर जाएगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब जरा देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे इमेज कौन सी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, तो सारे सिचुएशन में इमेज कैसे बनता है और कहाँ पे बनता है और कैसा बनता है, इन सब चीज़ों का जवाब हम देखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, जब वस्तु अनंत पे हो, यानी कि इन्फिनिटी पे कोई अगर वस्तु हो तो उसका इमेज फोकस पे बनता है। और यह कैसा बनता है? अत्यधिक छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, यानी कि रियल बनता है, और उल्टा होता है। याद रखिएगा, जब भी कभी भी कोई वस्तु अगर इन्फिनिटी पे है, when the object is infinity, the image is formed at the force focal, it is the highly dimensional real and inverted। कोई भी वस्तु अगर अनंत पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकल पे बनेगा, और वस्तु से यानी ऑब्जेक्ट से काफ़ी क्या होगा? वो छोटा बनेगा, ठीक है। हाँ, और वस्तु जो होगी कहाँ पर होनी चाहिए? अनंत पे होनी चाहिए। ओके, चलिए जरा अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी, द इमेज इज फॉर्मेड बिटवीन सी एंड एफ इज डायमेंशनली रियल एंड इन्वर्टेड। जब वस्तु सी से परे यानी कि इन्फिनिटी और सी के पीछे होती है तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनता है। यानी कि अगर इन्फिनिटी और सी के पीछे है कोई वस्तु तो कैसा, तो कहाँ बनेगा उसका इमेज? उसका इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में। आप अपने जो फिगर दिया है उसमें देख सकते हो, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, ये कैसा बनता है? यह छोटा बनता है, वास्तविक बनता है यानी कि रियल बनता है, और उल्टा बनता है, डायमेंशन रियल एंड इन्वर्टेड ये बनता है। अब बात कर रहा है कि जब वस्तु सी से परे हो यानी कि सी से परे हो तो कुछ इसके लाइन है, कुछ इसके नोट्स हैं, वो भी लिख लीजिए कि जब सी के पीछे होती है तो कैसे बनता है, ठीक है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर के जो मध्य होती है, यानी कि जैसे ही सेंटर के पीछे होती है यानी कि सी से पीछे होती है तो क्या होता है? रियल इमेज बनता है। बिटवीन सी और एफ के बीच में बनता है, और बहुत ही मतलब स्मॉलर बनता है, छोटा बनता है, और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। जरा यहाँ पे एक जनरल रूल दिया है, उसको भी जरा पढ़ लेते हैं। आ रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अगर रियल इमेज है तो हमेशा क्या रहेगी? वो इन्वर्टेड रहेगी यानी कि उल्टा रहेगी। अब वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, और जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा क्या रहेगी? सीधी रहेगी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं केस नंबर जो हमारा नेक्स्ट है उस पर देखते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है यानी कि सी पे है तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट सी पे है, जब वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनती है। अगर सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा? सेंटर पर ही बनेगा। यह वस्तु से समान आकार की होती है और वास्तविक और उल्टी होती है। जितना वस्तु है, जितना ऑब्जेक्ट है, उतनी साइज की ये भी रहेगी, और कैसा रहेगी? रियल रहेगी, और कैसी रहेगी? उल्टी रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं कि सी और एफ के बीच में, अगर सी और एफ के बीच में तो क्या होगा?
when the object is between C or F is an image is formed by the C beyond the C, it is the enlarged, real and inverted. कह रहा कि वस्तु C और F के बीच में है, जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो C तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब जो है C से परे यानी C के पीछे बनते हैं और कैसे बनेगा, वस्तु से काफ़ी बड़ी बनेगी यानी ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बनेगा और रियल बनेगा और इन्वर्टेड यानी कि उल्टा बनेगा। ठीक है, हम इनफाइनाइट देख लिए, हम सी के पीछे देख लिए, सी पर देख लिए और सी और एफ के बीच में देख लिए। अब जरा देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट उसके भी आगे रहेगा तो कहाँ पर इमेज बनता है और कैसा बनता है। चलिए समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए कह रहा है कि वस्तु जब है सी और एफ के बीच में है, ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने अभी समझा। ठीक है, एक बार वो समझ लेते हैं जरा इसको। ठीक है, तो सी और एफ के बीच में रहेगी तो क्या होगा, जो फॉरवर्ड बनेगा वो सी के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और कैसे बनेगा, इन लार्ज यानी कि बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। चलिए जरा हम देखते हैं, अपने आगे लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट जब फोकल लेंथ पे होता है यानी कि एफ पे होता है तो क्या होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो कह रहा है कि अगर फॉर्मेट एट इन्फिनिटी अनंत पर बनेगी। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और वस्तु से वास्तविक और उल्टा बनेगी। कैसे बनेगा, रियल और उल्टा बनेगा। साइज कैसे होगी, अत्यधिक बड़ा होगा, इलार्ज होगा, काफ़ी बड़ा होगा। कह रहा है कि व्हेन इन द ऑब्जेक्ट इज एफ इज इमेज फॉर्मेट बाय द इन्फिनिटी हाईली इलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। जब वस्तु एफ पर होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होता है और अत्यधिक बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए इसी को अगर पॉइंट वाइज दिया है कि इमेज अगर एफ पर हो तो क्या, अगर ऑब्जेक्ट कोई एफ पर हो तो क्या होता है, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा होता है। कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। ये चीज दिया गया है। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी यानी कि पोल के बीच में होगा तो, ठीक है, तो क्या होगा। कह रहा है कि जब वस्तु एफ और ध्रुव यानी कि पी के मध्य हो, बीच में हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है। मात्र यही एक है जो कॉनकेव मिरर में दर्पण के पीछे इमेज बनाता है। कौन, एफ और पी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तब, तो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होगा। यह प्रतिबिंब से बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। और अगर दर्पण के पीछे है तो डेफिनेटली क्या होगा, हाईली इलार्ज, बहुत बड़ा होगा। कैसा होगा, रियल होगा। और कैसा होगा, ये वास्तविक होगा, रियल होगा। और कैसा होगा सर, उल्टी नहीं होगी, ये सीधी होगी। कैसी होगी, सीधी होगी, याद रखिएगा। अगर दर्पण के पीछे बने तो कैसे होगी, वो सीधी होगी। ठीक है, हाँ, एक बात और याद रखिएगा। और कैसा होगा, ये बहुत बड़ा होगा। ठीक है, आई होप कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर रहता है तो इमेज कहाँ कहाँ पर बनता है, कैसा बनता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब चलिए बात करते हैं, जरा देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है और अगर वस्तु कहाँ कहाँ पर होती है तो कैसे कैसे इमेज बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉनकेव समझ लिए, अब जरा समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में यही प्रक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहला केस आ गया कि ऑब्जेक्ट अगर इनफिनिटी पे है तो क्या कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनफिनिटी द इमेज इज फॉर्मेड एट फोकल एफ बिहाइंड द मिरर इज हाईली डायमेंशन वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एफ पर बनाती है। यह अत्यधिक छोटा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। ठीक है, कह रहा कि ऑब्जेक्ट अगर अनंत पे है तो जो इमेज है वो कैसे रहेगी, आभासी बनेगी। और कैसे बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से काफ़ी छोटा बनेगा और फोकल पर बनेगा। ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में है, तो प्रतिबिंब का दर्पण के पीछे बनती है। और कैसा बनती है, छोटा बनती है और आभासी बनती है और सीधा होता है।
याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। दोनों केसेस हम लोग समझ लिए, ये बात तो समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए, मिरर कैटेगराइज्ड अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये बातें हम लोग समझ लिया कि अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और पोल पे होती है तो क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, और बिटवीन एफ और पी और एफ पे होती है तो क्या होता है। ये दोनों हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया पिछले ही पेज पे। चलिए अब जरा देखते हैं कि यूज क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ पता है, कार हेडलाइट में, डेंटिस्ट में, सोलर कुकर में, ठीक है, टॉर्च में, सेमी मिरर में और सोलर में यूज करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर को। अगर यही बात करें कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो वो होता है रियल व्यू मिरर में, यानी कि जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी के बगल में जो लगा रहता है उसके अंदर यूज होता है। किस चीज़ का ये यूज होता है, आपके कॉन्वेक्स मिरर के शीशे का, ठीक है। जरा मिरर फॉर्मूला को हम समझते हैं ध्यान से, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि f का मतलब होता है फोकल लेंथ, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। जरा अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जरा इसको और भी अच्छे से समझते हैं। आइए जरा देखते हैं कि गोलाकार दर्पण का सूत्र, जैसे कि हम जानते हैं, मैंने आपको क्या बोला, u का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v का मतलब इमेज का डिस्टेंस और f का मतलब फोकल लेंथ, ठीक है, होता है। ओके, याद रखिएगा। अगर साइन की कन्वेंशन की बात करें तो देखते हैं कि f, यानी कि f क्या होता है, फॉर कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण में प्लस में और कॉनकेव मिरर में माइनस में अवतल दर्पण में होता है, ठीक है। वैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन का अनुसार होता है ये चीज़, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। और ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लस में ही होता है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। आइए जरा और देख लेते हैं कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां पोल से मापी जाती है। कोई भी दूरी कहाँ मापी जाती है, पोल से होकर नापी जाती है। ध्रुव की दाईं तरफ, यानी कि दाएं तरफ प्लस में होता है और बाएं तरफ माइनस में होता है। ये बात याद रखिएगा। कोई भी अगर चीज़ें अगर दाईं तरफ हो रही है तो वो प्लस में हो रही है, और अगर कोई भी चीज़ें बाईं तरफ हो रही है तो वो माइनस में हो रही है। यानी कि अगर इमेज बन रहा है दाईं तरफ या ऑब्जेक्ट दाईं तरफ है तो क्या होगा, वो हमेशा वो प्लस में होगा, ठीक है। और अगर बाईं तरफ है तो माइनस में होगा। ध्रुव के बाईं ओर यानी कि माइनस में होती है और दाएं तरफ प्लस में होता है। मुख्य अक्ष के लंबवत पर दूरी यानी ऊपर की तरफ होता है आपका प्लस में, नीचे की तरफ होता है आपका माइनस में, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। तो हम साइन कन्वेंशन समझ गए बात को कि अगर दाईं तरफ है तो प्लस में, बाईं तरफ है तो माइनस में, और अगर ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं हम लोग तो प्लस में होगा, और नीचे की तरफ बात करेंगे तो माइनस में होगा, ठीक है। चलिए आपको एक लगे हाथ एक और सवाल भी करा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपका ये जो मिरर फॉर्मूला है और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए एक कह रहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसकी इमेज दर्पण के कितनी दूरी पर बनेगी, यानी कि इमेज पूछ रहा है कहाँ बनेगी। बस आपको यू दिया गया है, यू अगर अवतल दर्पण दिया है तो बाईं तरफ सारा काम हो रहा है, तो यू क्या होगा आपका, बाईं तरफ है तो यानी कि माइनस में होगा। और आर कितना दिया है इसका, 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या। तो पहले तो आप निकाल लो आर का वैल्यू, तो आर की वैल्यू आ गई -10, यानी ठीक है -10 आ गया, कटा देंगे 2 से, r/2 होता है फॉर्मूला लगा के कटा देंगे, तो बाईं ओर होने के कारण वो कौन सी में रहेगा, वो माइनस में रहेगा, ठीक है। दर्पण का सूत्र लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और रख देंगे मान वहाँ पर 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20, और कर देंगे यहाँ पर सॉल्व 1/v इक्वल टू -1/10 प्लस 1/20, और चेंज करेंगे और कटाएंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, v इक्वल टू -20 आएगा। यानी कि हमारी जो इमेज है वो उसका आंसर वो बन रही है -20 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इमेज दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर बनेगी कॉनकेव मिरर में, ठीक है। आई होप आपको पूरी ये लेक्चर समझ में आ गई। तो चलिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, उस पार्ट में पूरी तरह से
आपको लाइट चैप्टर फिनिश्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए आप इंतजार करिए और इसको रिवीजन करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।